मूवी की शुरुआत होती है सन 1931 वर्जीनिया से, जहां पर हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे और वो तीनों भाई थे, जिनमें एक का नाम फॉरेस्ट, दूसरे का हावर्ड और तीसरे का नाम जैक था। इनके हर एक काम का डिसीजन फॉरेस्ट लिया करता था। अभी इनकी गाड़ी के पीछे बहुत सारा शराब पड़ा हुआ था, जिन्हें ये लोग बेचने के लिए जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर इन्हें एक शेरिफ रोक लेता है, लेकिन वो इन्हें पकड़ने की बजाय इनसे शराब लेकर के उसके मजे लेता है और इन्हें जाने देता है आगे। यहाँ पर हमें इन तीनों भाइयों की जिंदगी के बारे में पता चलता है कि इनका एक छोटा सा बार है, लेकिन इनका धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। इसीलिए अपने धंधे को चलाने के लिए शराब बेचा करते हैं, और वो भी इलीगल तरीके से। फिर एक दिन फॉरेस्ट एक लड़की को देखता है जो इनके बार में काम मांगने के लिए आई थी। उस लड़की का नाम था मैगी। वो इतनी खूबसूरत थी कि जब ये तीनों भाई उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। मैगी फॉरेस्ट से कहती है कि मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। तब फॉरेस्ट उसे कहता है कि तुम जानती हो इस जगह के बारे में, यहाँ के लोग कैसे हैं और वो लड़कियों को देखने के बाद क्या करते हैं उनके साथ, और अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो हमारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। बगैर मतलब के ही हमें तुम्हें बचाने के लिए उन लोगों को हर रोज पीटना होगा। फॉरेस्ट की बात को सुनने के बाद मैगी उसे कहती है कि बचपन से लेकर के बड़ी होने तक मैंने हमेशा ही अपना ख्याल खुद रखा है, तो ऐसा माहौल, ऐसे लोग मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत दफा ऐसे लोगों के साथ डील की है, और अगर मैं यहाँ से चली भी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर शरीफ लोग बैठे हैं कोई मुझे छेड़ेगा नहीं। बाहर भी लोग रोजाना मुझे छेड़ा करते हैं। मैगी की बातों को सुनने के बाद फॉरेस्ट उसे इम्प्रेस हो जाता है और काम पर रख लेता है अपने बार में। वहीं दूसरी तरफ हम शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को देखते हैं, जिसका नाम है फ्लॉयड बैनर। फ्लॉयड जब कहीं जा रहा था तभी वो देखता है कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। दरअसल फ्लॉयड जानता था कि ये कोई और नहीं बल्कि फेडरल एजेंट हैं, जो काफी टाइम से उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन आज वो नहीं रुकता और अपनी गन निकालता है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है उनकी गाड़ी पर। वो तब तक गोलियां चलाता रहता है जब तक कि वो एजेंट मारे नहीं जाते। यहीं पर हम जैक को देखते हैं जो छुप कर के फ्लॉयड को देख रहा था। दरअसल फ्लॉयड के नाम से ही उसकी पैंट गीली हो जाया करती है। उसे डर लग रहा था कि कहीं फ्लॉयड ने उसे देख लिया तो वो उसे भी नासा के रॉकेट में बैठा कर के ऊपर पहुंचा देगा। कुछ देर बाद फ्लॉयड यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैक बची हुई गोलियों को उठाता है और फौरन भाग कर के पहुंचता है अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिकेट पैट के पास, और उसे बताता है कि मैंने फ्लॉयड को आज अपनी आंखों के सामने देखा, जिसने बहुत सारे फेडरल एजेंट को एक झटके में ही ऊपर पहुंचा दिया। दरअसल इन दोनों का सपना है कि बड़े होकर ये भी फ्लॉयड की तरह खतरनाक गैंगस्टर बने, इसीलिए फ्लॉयड को ये लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर हम क्रिकेट पैट को देखते हैं जिसके पास बहुत सारी मशीनें हैं जिनसे ये लोग शराब बनाते हैं और फिर जैक के भाई ने बेचते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इनका बार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। जहां पहले कोई आता नहीं था वहां अब दिन भर भीड़ लगी रहती है। दरअसल ये सब कुछ मैगी की वजह से हुआ था। तभी एक दिन इनके बार के सामने गाड़ी आकर के रुकती है, जिसे देखकर के फॉरेस्ट समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। बाहर हम एक गवर्नमेंट ऑफिसर को देखते हैं, लेकिन फॉरेस्ट की नजर सबसे पहले पड़ती है यहाँ के शेरिफ पर। लेकिन फॉरेस्ट की मुसीबत उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती है जब वो बात करता है स्पेशल डिप्यूटी चार्ली से। तब चार्ली उसे कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम यहाँ पर क्या करते हो, और मुझे इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए ही शिकागो से यहाँ पर बुलाया गया है। जल्दी ही मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। इसके बाद फॉरेस्ट पहुंचता है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मैसर के पास। फिर धीरे धीरे फॉरेस्ट को सारी बात का पता चलता है कि ये सारे ऑफिसर करप्ट हैं और यहाँ पर आए हैं ये कमीशन लेने के लिए। ये जितनी भी शराब बेचेंगे उसका इन्हें कमीशन चाहिए। फिर मैशन कुछ पैसे निकाल कर के फॉरेस्ट को देता है और कहता है कि मुझे सबसे बढ़िया वाली शराब चाहिए। लेकिन फॉरेस्ट किसी के बाप से भी डरने वाला नहीं था। वो पैसे मैशन की जेब में रख कर के कहता है कि मैं तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं देने वाला, इसलिए चुपचाप यहाँ से रवाना हो जाओ। फॉरेस्ट की बात सुनकर के इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन इस वक्त ये चुपचाप चले जाते हैं। फिर जब रात होती है तो बहुत सारे लोगों की एक मीटिंग होती है। इनमें से कुछ लोग शराब बेचते थे और कुछ दूसरे गैर कानूनी काम करते थे। मैशन और चार्ली ने इन सभी को भी धमकी दी है पैसों के लिए, जिनमें से कुछ लोग तो देने के लिए राजी भी हो गए हैं, क्योंकि कैसे भी करके इनको अपना बिजनेस चलाना है। ये पुलिस वालों से पंगा नहीं ले सकते। फॉरेस्ट कहता है कि अगर तुम उन लोगों को पैसा देना चाहते हो तो दो, लेकिन मैं उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला।
धीरे धीरे ये बात हर जगह फैल जाती है। उधर चार्ली पहुंचता है होश के पास और उसे कहता है कि आखिर ये तीनों भाई चाहते क्या हैं। उन तीनों को छोड़कर के सारे लोग तैयार हैं हमें कमीशन देने के लिए। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो तीनों को पकड़ कर के डाल दूंगा जेल में। तब होश कहता है कि अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा रखो, तुम उन तीनों भाइयों के बारे में नहीं जानते कि वो कितने खतरनाक हैं। वो किसी के बाप से भी नहीं डरते। ये सुनकर के चार्ली कहता है कि मैं किसी झूठे इल्जाम में उन्हें फंसा दूंगा और फिर एनकाउंटर कर दूंगा उनका। तब होज कहता है कि ये तुम्हारा शिकागो नहीं है कि तुम चाहे जो कर लो, ये एक छोटा सा कस्बा है। वो लोग अपनी गैंग बनाकर के तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शराब के नशे में एक चर्च में पहुंचता है। दरअसल चर्च में बर्था नाम की एक लड़की है जिसे जेक बहुत पसंद करता है। जेक काफी देर तक बैठा रहता है वहाँ पर, लेकिन ज्यादा नशे में होने की वजह से उसे उल्टी आने लगती है। तब वो भाग कर के आता है बाहर। उल्टी करने के बाद वो आता है क्रिकेट के घर पर, जहाँ पर पहले से ही चार्ली बैठा हुआ था अपने बहुत सारे आदमियों के साथ। दरअसल वो इस जगह को सीज करने के लिए आया था क्योंकि शराब यहीं पर बनाई जाती है। तभी यहाँ पर जेक आ जाता है। उसे देख कर के सभी लोग कहते हैं कि ये फॉरेस्ट का भाई है। तब चार्ली उन्हें कहता है कि तुम सभी लोग नीचे जाओ और सारी शराब को बाहर निकाल दो। जैसे ही वो लोग नीचे जाते हैं, चार्ली बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है जेक को और कहता है कि अपने भाइयों से जाकर के कह दो कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम तीनों को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दूंगा। फिर जब जेक घर पर आता है तो अपने भाई की हालत देख कर के फॉरेस्ट का दिमाग खराब हो जाता है और अपने भाई से कहता है कि तुम मार खा करके कैसे आ गए, तुम्हें उसका भेजा बिखेर देना था। तब जेक बताता है कि उसने मुझे धमकी दी है कि मैं तेरे बाकी भाइयों की भी इसी तरह से धुलाई करूंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेक लड़ाई झगड़े को ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन बाकी दोनों भाइयों में वायलेंस कूट कूट करके भरा पड़ा है। वो किसी को भी मारने से पहले जरा भी नहीं सोचते। तभी फॉरेस्ट की नजर पड़ती है अपने घर के बाहर दो पुलिस वालों पर। दरअसल वो यहाँ पर आए हैं इनसे कमीशन लेने के लिए। फॉरेस्ट उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं देने वाला, लेकिन फिर भी वो पुलिस वाले वहीं पर खड़े रहते हैं। हार्वेस्ट को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो बाहर आता है और बड़ी बेरहमी से धुलाई करना शुरू कर देता है उन दोनों की। थोड़ी देर के बाद फॉरेस्ट उसे रोकता है। फिर वो उन पुलिस वालों से गन लेता है और उसकी गोलियां निकाल कर के फेंक देता है और उन्हें कहता है कि चार्ली से जाकर के कह दो कि हम लोग किसी के बाप से भी नहीं डरने वाले। उनके जाने के बाद ये लोग सप्लाई देने के लिए अपनी शराब को बाहर निकालते हैं। आज होवर्ड को जाना है सप्लाई देने के लिए। फॉरेस्ट उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके शहर से वापस आ जाना, क्योंकि आज कुछ नए सेलर आने वाले हैं जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला हूँ, इसलिए तुम्हारा भी मौजूद होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं जो अभी भी बर्था के पीछे लगा हुआ था। वो बर्था के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। बर्था उसे कहती है कि तुम उस दिन चर्च से क्यों भाग गए थे। तब जेक कहता है कि मुझे टॉयलेट आ गई थी। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। दूसरी तरफ हम होवर्ड को देखते हैं जो अभी तक वापस नहीं लौटा था। वो इस बात को भूल गया था कि उसके भाई ने उसे जल्दी बुलाया था। वो शराब के नशे में पड़ा रहता है अपने दोस्तों के साथ। तभी वो दो नए बायर आ जाते हैं फॉरेस्ट से मिलने के लिए। वो यहाँ पर आते ही मैगी के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। जब फॉरेस्ट बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों ने मैगी के साथ छेड़छाड़ की, इसलिए मैगी ने उनकी धुलाई कर डाली और चाकू से वार कर दिया। फॉरेस्ट उन बायर से कहता है कि चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, तुम लोगों के साथ मुझे कोई भी बिजनेस नहीं करना। लेकिन जाने की बजाय एक आदमी हमला कर देता है फॉरेस्ट पर। तब फॉरेस्ट अपना असली रूप दिखाता है। वो बुरी तरह से धुलाई करना शुरू कर देता है इन दोनों की। फॉरेस्ट इन लोगों को अधमरा करके अपने बार के बाहर फेंक देता है। फिर मैगी से कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम भी यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर के मैगी भी चली जाती है यहाँ से। थोड़ी देर बाद फॉरेस्ट अकेला बाहर आता है और जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने लगता है, उन दोनों में से एक आदमी आकर के पकड़ लेता है फॉरेस्ट को और दूसरा अपना चाकू निकाल करके उसके गले को काट देता है। फॉरेस्ट अपने गले को दबा करके गिर जाता है नीचे। वहीं दूसरी तरफ हम मैगी को देखते हैं जो तूफान में फंस चुकी थी, इसलिए वो वापस चली आती है बार में। तभी उसे वही दोनों बायर नजर आते हैं, लेकिन अब मैगी को बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। ये लोग मैगी को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती गलत काम कर देते हैं। जैसे ही सुबह होती है हम फॉरेस्ट को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था।
वो हॉस्पिटल में था, उसके गले पर पट्टी बंधी हुई थी। जैक और होवर्ड भी यहाँ पर आ चुके थे। तभी मैगी आती है फॉरेस्ट के पास और उससे कहती है कि तुमने ठीक कहा था कि ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं है, इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ यहाँ से। तब फॉरेस्ट कहता है कि तुम्हें अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, अब से तुम मेरे घर पर रहोगी। वहीं होवर्ड को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि अगर वो टाइम पर आ गया होता तो उसके भाई के साथ ऐसा नहीं होता। इसी बीच जैक को एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम था कमी। वो इनकी सारी की सारी शराबें खरीद सकता है, इसलिए जैक सीधा पहुंचता है हॉस्पिटल और फॉरेस्ट की चाबी चुरा लेता है। फिर क्रिकेट के साथ आकर के सारी शराब डाल लेता है गाड़ी में और निकल पड़ता है शहर की तरफ उसे बेचने के लिए। गमी को जैसे ही शराब नजर आती है उसके आदमी गन पॉइंट कर देते हैं इन पर। फिर इनकी बुरी तरह से धुलाई करते हैं और इन्हें डाल देते हैं गड्ढे के अंदर ताकि इनका काम तमाम हो जाए। तभी यहाँ पर गमी का बॉस आता है जो कोई और नहीं बल्कि फ्लॉयड था। फ्लॉयड जैसे ही मारने लगता है इन्हें, तभी जैक उसे बताता है अपने भाइयों के बारे में। उसके भाइयों का नाम सुनने के बाद फ्लॉयड भी शांत हो गया था। वो अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें बाहर निकालो। वो यहाँ पर जैक के सामने उसके भाइयों की तारीफ करता है और कहता है कि सारे लोग चार्ली से डरते हैं लेकिन तुम्हारे भाई नहीं झुके उसके सामने और इसी वजह से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अब यहाँ पर ये जितनी भी शराब लेकर के आए थे फ्लॉयड उनका सारा पेमेंट दे देता है इन्हें। साथ ही वो जैक को बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे भाई पर हमला किया था उन्हें चार्ली ने ही भेजा था। फिर वो एक एड्रेस देता है जैक को और कहता है कि जिन 2 आदमियों ने तुम्हारे भाई पर हमला किया था वो इसी मोटल में ठहरे हुए हैं। जब जैक वापस आता है तो उसके दोनों भाई बहुत ही गुस्से में बाहर बैठे हुए थे। जैक कहता है कि मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता था, मैंने सारी की सारी शराब बेच दी है, मैं पैसे भी साथ लाया हूँ। वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई है गैंगस्टर फ्लॉयड से, उसने मुझे उन 2 आदमियों का एड्रेस दिया है जिसने तुम पर हमला किया था। इतना सुनने के बाद फॉरेस्ट भी शांत हो जाता है और थोड़े पैसे दे देता है जैक को, जिससे जैक एक कैमरा खरीदता है। फिर मिलने के लिए जाता है बर्था से। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। फिर शाम को जब जैक घर पहुंचता है तो उसे अपने दोनों भाई कहीं नजर नहीं आते। वो मैगी से पूछता है कि मेरे भाई कहाँ है। तब मैगी बताती है कि वो अपना बदला लेने के लिए गए हैं। ये सुनकर के जैक को बहुत बुरा लगता है कि आखिर वो मुझे साथ लेकर के क्यों नहीं गए। वो जल्दी से पहुंचता है उस मोटेल में। जब अंदर जाता है तो देखता है कि उसके दोनों भाई उन दोनों बायर्स को बुरी तरह से मार रहे थे। ये देख कर के जैक भी डर जाता है। तभी हावर्ड आता है उसके पास और उसे एक पार्सल देकर के कहता है कि इसे चार्ली तक पहुंचा दो। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जिसे लगने लगता है कि शायद उसके दरवाजे पर कोई है। तब वो अपनी गन लेकर के आता है बाहर। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एक पार्सल नजर आता है। जब वो बॉक्स के अंदर देखता है तो उसके दोनों आदमियों के बॉडी पार्ट्स थे। ये देख कर के दिमाग खराब हो जाता है चार्ली का। अब वो कैसे भी करके इन भाइयों को ऊपर पहुंचाना चाहता है। वो हर जगह रेड मारना शुरू कर देता है। शहर में जितने भी लोग शराब का धंधा करते थे वो उन सभी को मौत के घाट उतार देता है। उधर हम जैक को देखते हैं, वो भी किसी से नहीं डरता और अब शहर में शराब ले जाने की जिम्मेदारी भी उसने ले ली थी। वो ये भी जानता था कि चार्ली कहीं भी आ सकता है। चार्ली ये भी जानता है कि ये लोग शराब कहाँ पर बनाते हैं। तब वो क्रिकेट को लेकर के जाता है जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर शराब बनती है। दूसरी तरफ मैगी और फॉरेस्ट एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वहीं चार्ली अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो एक एक करके सारे लोगों को मार रहा था। वो इनके एक आदमी को मारने के बाद ला कर के फेंक देता है फॉरेस्ट के दरवाजे पर, जिसे देख कर के फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं हम जैक को देखते हैं जिसने अभी एक नई गाड़ी खरीद ली थी और कुछ कपड़े भी। वो बर्था के पास जाता है और उसे गाड़ी में बिठा कर के कहता है कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो उसे पहाड़ों की तरफ ले जाकर के एक ड्रेस देता है और ले जाने लगता है जंगल की तरफ जहाँ पर शराब बनाई जाती थी। लेकिन जैक को ये पता नहीं था कि चार्ली उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही जैक बर्था को लेकर के अंदर जाता है हावर्ड देख लेता है इन्हें। उसे डाउट हो जाता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे देखता है तो उसे चार्ली के बहुत सारे लोग नजर आते हैं। तब वो आवाज निकालता है ताकि सारे लोग अलर्ट हो जाएं। जैक जब इस आवाज को सुनता है तो घबरा जाता है और क्रिकेट से कहता है कि वो बर्था को लेकर के यहाँ से चला जाए। अब जैसे ये बाहर जाते हैं तभी चार्ली आ जाता है। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। जैक गन पॉइंट कर देता है चार्ली पर, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। जब पुलिस वालों की तादाद बढ़ती है तब ये दोनों भाई भाग जाते हैं यहाँ से, लेकिन चार्ली बर्था और क्रिकेट को पकड़ लेता है
थोड़ी देर बाद वो बर्था से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। फिर वो क्रिकेट को लेकर के जाता है सारे पुलिस वालों की नजरों से दूर, क्योंकि चार्ली जानता था कि क्रिकेट ही शराब बनाता है। वो चार्ली का गला दबा कर के काम तमाम कर देता है उसका। उधर फॉरेस्ट जेक पर गुस्सा करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी हावर्ड आकर के बताता है कि क्रिकेट की मौत हो गई है। क्रिकेट के फ्यूनरल के बाद जब जेक वापस घर आता है तो वहाँ पर उसे होश मिलता है। वो जेक को बताता है कि क्रिकेट को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चार्ली है। उसने तुम्हारी शराब की फैक्ट्री को भी डायनामाइट से उड़ा दिया है। इस वक्त वो बहुत सारे पुलिस वालों के साथ बगल वाले पुल के पास मौजूद है। अब जेक कैसे भी करके क्रिकेट का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो हथियार उठाता है और निकल पड़ता है पुल की तरफ। हावर्ड जब जेक को जाते हुए देखता है तो फॉरेस्ट को आकर के बताता है। तब फॉरेस्ट भी आ जाता है बाहर। उधर सभी लोग जब जेक को बहुत तेज स्पीड में जाता हुआ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि आज क्या होने वाला है। अब ये सारे शराब बेचने वाले भी जाने लगते हैं उस तरफ। थोड़ी ही देर में जेक पहुंच जाता है उस जगह पर, लेकिन तभी अचानक से चार्ली आता है और गोली मार देता है जेक के पेट में। वो दोबारा से गोली चलाने ही वाला था। तभी फॉरेस्ट और हावर्ड भी आ जाते हैं। सारे पुलिस वाले गोलियों की भारी बरसात कर देते हैं इन भाइयों पर। तभी बाकी लोग भी आ जाते हैं इनकी सपोर्ट में। फॉरेस्ट अपने भाई जेक के पास जाता है और उसे उठा कर के ले जाने लगता है। तभी चार्ली गोली मार देता है उसके भी कंधे में। अब ये सभी लोग उन पुलिस वालों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब होच कहता है कि हमें यह लड़ाई रोक देनी चाहिए। इतना कहने के बाद सारे पुलिस वाले बंदूकें फेंक देते हैं, लेकिन चार्ली आगे बढ़ता है बंदूक लेकर और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन तीनों भाइयों को मार कर के रहूंगा। जब होच इस चीज को देखता है तो गोली मार देता है चार्ली के पैर में, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से सारे पुलिस वाले मारे जाए। अब चार्ली को भी समझ में आ जाता है कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला, तो वो भागने लगता है यहाँ से। जब फॉरेस्ट उसके पीछे जाता है तभी चार्ली अंधाधुंध गोलियां चला देता है उस पर, जिससे फॉरेस्ट गिर जाता है नीचे। जेक इस चीज को देखता है तो वो भी जाने लगता है चार्ली के पीछे और सीधा एक गोली मारता है उसके सीने में। तभी हावर्ड पीछे से एक चाकू लेकर के आता है और आते ही घुसा देता है चार्ली की बॉडी में। चार्ली जमीन पर गिरता है और मौत हो जाती है उसकी। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम तीनों भाइयों को देखते हैं जिन्होंने अब शादी कर ली थी और शराब के धंधे को भी बंद कर दिया था। अब वो अपनी खुशहाल और नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लॉलेस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।